तो लगातार आज सेकंड डे है जब मार्केट 18,000 के ऊपर आके कामकाज कर रहा है। एक दिन की छुट्टी के बावजूद भी बाजार का जोश कम नहीं हुआ और आज छठा दिन है जब बाजार के पास आप कुछ भी बोलिए, चाहे उसको शॉर्ट कवरिंग का नाम दीजिए, चाहे फ्रेश लॉन्ग का नाम दीजिए, लेकिन बाजार एक ही तरफ कर रहा है काम, वो है ऊपर जाने का। तो 18,200 के बेहद करीब और 43,500 के बेहद करीब बैंक निफ्टी आके इस समय कामकाज कर रहा है। हमारे साथ अविनाश को रेक्षकर जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो टेक्निकल एनालिस्ट भी जुड़ेंगे। अगला 1 घंटा सुपर फास्ट तरीके से हम क्लोजिंग का शो आपके लिए लेके आ रहे हैं। मानसी और प्रियंका मेरे साथ रहेंगी और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके सामने सारी की सारी चीजें रखते हुए चले। अविनाश सर, जल्दी से मैं आपसे पहले एक व्यू पॉइंट ले लेता हूं, इस समय करना क्या चाहिए। मैं आपसे कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स या कुछ और मुद्दों पे हम चर्चा करें, आपस में भी हम आपके सामने कुछ एक लेवल्स रखेंगे, लेकिन जल्दी से मैं एक बार आपका व्यू ले लेता हूं। आप इस समय बाजार को कैसे देख रहे हैं सर? देखो गुडुम्पी, मुझे लग रहा है कि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में मैं समझता हूँ कोई बड़ी चाल नहीं आए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर आप अपनाते हो तो मेरे ख्याल से काफी ऐसे सेक्टर्स है, जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट है, सीमेंट है, तो यहाँ पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है। और स्पेसिफिकली नॉट ओनली लार्ज कैप्स बट अगर मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी अगर आप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो कई ऐसी कंपनीज है जहाँ पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग है, अर्निंग ग्रोथ आने वाले साल 1.5 साल के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडेक्स अपना ट्रेंड ऑब्वियसली पॉजिटिव रखेगा, क्योंकि क्लियरली हमने देखा है कि एफआई के फ्लोज भी आ रहे हैं, प्लस ऑब्वियसली कल का जो फेड का मीटिंग है वहां पे भी मार्केट्स ने मोरलेस जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो पचा लिया है। अभी कमेंट्री क्या आती है वो हमको देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी बात है कि मैक्रोज अच्छे हैं। जीएसटी का नंबर आपने भी देखा होगा कि रिकॉर्ड नंबर पे अप्रैल का महीने में रिकॉर्ड कलेक्शंस आ गए, तो ये बात का क्लियर संकेत है कि हमारी इकोनॉमी इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, और ये डेफिनेटली एक पिक्चर दर्शाता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए। मैं समझता हूं कि यहां से ज्यादा पैसा बनाने का स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को काम में आएगी, रादर देन जस्ट लुकिंग एट द इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट करिए और एसआईपी फॉलो करिए। मौके बाजार में बहुत है और ऐसा नहीं है कि बाजार कोई पैनिक सेल या मोड में आएगा। अभी तो मार्केट ने जिस प्रकार से तेजी पकड़ी है, मुझे लग रहा है कि 18,000 जब तक मार्केट मेंटेन करता है, मेरे ख्याल से स्टेडीली मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार मार्केट्स और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अविनाश से तो चर्चा जारी रहेगी, दूसरे कुछ और स्टॉक स्पेस सेक्टर्स पे, पॉकेट्स पर भी डिफरेंट डिस्कशन करेंगे, लेकिन मार्केट में आज आपको सारे सेक्टर्स में जो मूव दिख रही है उसमें पीएसई स्पेस में भी अच्छी खासी तेजी है। यानी सारी पब्लिक सेक्टर, चाहे बैंक्स हो, रेलवेज हो, इंफ्रा हो, और इनफैक्ट एनर्जी पैक में आपको अच्छी खासी मूव भी दिखाई दे रही है। सो अब जब ऊपर जाने की बात की जा रही है डिम्पी, तो एक 18,250 के पास रेजिस्टेंस की तो बात की जा रही है। ट्रेडर्स रेंज क्या देखें यहाँ से, अगर बाय करना है तो इस रेजिस्टेंस को कितना ध्यान दें? देखिए, देना तो पड़ेगा। हर लेवल्स की अपनी एक मर्यादा होती है। जैसे सपोर्ट की एक मर्यादा थी, हमने बात बोली 17,600 पे चलेगा, तो ऐसे रेजिस्टेंस भी काम करेगा अपना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो रेजिस्टेंस अपना काम करेंगे। हम जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मेहमान फिर वेट कर रहे हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हुए फिर मानसी आपको ट्रेडर स्क्रीन के बारे में टोटली बता देंगे। 18,000 के ऊपर हम सेकेंड डे है। इट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट। जो अभी अविनाश सर भी कह रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा स्टॉक्स का चुनाव करना, इंडेक्स को छोड़ना। 50 में से 37 शेयर बढ़कर ये बता रहे हैं कि हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2, 5, 10 शेयरों का गेम नहीं है अभी, अब ज्यादातर शेयरों का गेम है। एक और चीज, निफ्टी का प्रीमियम बढ़ा है 46 पॉइंट से 60 पॉइंट। हालांकि ये अमूमन एवरेज से कम है, लेकिन फिर भी है। एक चीज जो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी वो ये है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, कि बैंक निफ्टी का प्रीमियम नहीं है बल्कि डिस्काउंट पर है। देखिए, बैंक निफ्टी ने ज्यादा चला हुआ थोड़ा थक सकता है, तो इसलिए पहला इंडिकेटर अगर कहीं भी कंसोलिडेशन का आएगा तो बैंक निफ्टी का आएगा। निफ्टी से आपको भ्रांति थोड़ी गलत हो सकती है, आप बैंक निफ्टी जरूर लगा के रखना स्क्रीन पर। एक और पॉइंट हमने इसके अंदर डाला है कि फाइनेंशियल निफ्टी की आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, हर मंगलवार को होती है, हम आपको बता ही चुके हैं। 20 में से 17 शेयर चीज है, तो हो सकता है कि कोर बैंकिंग अलग हो जाए और एनबीएफसी अलग हो जाए, तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान में रखने वाला पॉइंट रहेगा। एक और पॉइंट, टाटा स्टील, टाइटन के नतीजों का असर होगा। अविनाश सर की मार्केट खबर का बेस बनाते हुए मैं ये बात कह सकता हूं कि आपका स्टॉक्स का चुनाव होना चाहिए। अब यूएस फेड की बैठक शुरू हो रही है, आपको पता है कि ग्लोबल पैरामीटर्स आएंगे, इसलिए आपका इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है। इसलिए इंडिया विक्स के अंदर आज करीब 11-12% तक की भी तेजी एक बार मार्केट में आ चुकी है।
निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के आसपास चल रहा है, इसका मतलब स्ट्रांग है, बाजार काफी स्ट्रांग हाथ में है। ये कुल मिला के सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। अमान से जल्दी से आप जरा ट्रेडिंग स्क्रीन और बता दीजिए। बिल्कुल, ट्रेडर स्क्रीन की तस्वीर भी अगर देखेंगे तो हर तरफ आपको खरीदारी ही देखने को मिलेगी। इंडेक्सेस की अगर बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो एक्शन नजर आ रही है लगातार। ब्रॉडर मार्केट्स की भी अगर बात करें, मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। ग्लोबल क्यूज इस वक्त अगर देखेंगे, यूएस फ्यूचर्स और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स इस वक्त कॉशियस नजरिया अपना रहे हैं। ऑफकोर्स एफओएमसी के टेक अवेज हैं, इस बैठक के अनाउंसमेंट क्या निकल कर आ सकते हैं उसका इंतजार है, तो उससे पहले कॉशियसनेस तो बिल्कुल जाहिर है। और वो कॉशियसनेस इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल सेंटिमेंट से। ट्रेंड अगर पोजीशनिंग की बात करेंगे, दूसरे दिन हम देख रहे हैं 18,000 के पार की मजबूती, और अब तो 18,200 के लेवल्स के बिल्कुल नजदीक आप खड़े हैं, तो 18,250 इस लेवल को आप वॉच आउट करना चाहिए। सेंटिमेंट बुलिश है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएं। इन बुलिश सेंटिमेंट्स के साथ ही बाजार की पोजीशनिंग पर ध्यान दें। नए महीने की शुरुआत है और लगातार 2 हफ्तों से मजबूती जारी है। बैंक निफ्टी के ट्रेंड देखें, रेंज 43,200 से 43,600, वहां पर भी मजबूती, और मजबूती आई है अच्छे खासे नंबर से। कोटक बैंक के नतीजे आए, एचडीएफसी बैंक के अच्छे पॉजिटिव नंबर्स हमने देखे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे, ये सारे के सारे नंबर्स ने छोटी मझोली बैंक्स और हैवी वेट्स के सेंटिमेंट्स को काफी सुधारा है। तो ये तो सारे बाजार के सेंटिमेंट्स हुए, बाजार के कौन से रेंजेस है जिस पर खास नजर रखनी है। लेकिन इन पॉजिटिव बायस के साथ साथ आज के बाजार में बचे हुए जो कह सकते हैं कि 45 मिनट्स में है, उसमें आप किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ये जानना आपके लिए जरूरी है। मजबूती के साथ शुरुआत तो हुई है, लेकिन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कौन से स्पेसेस हैं जिस पर नजर है और स्ट्रैटेजी मार्केट पर क्या बना रहे हैं। राजेश हमारे साथ और ध्वनि हमारे साथ टेक्निकल पैनल पर जुड़ गए। राजेश जी, ध्वनि, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। लास्ट आवर स्ट्रैटेजी राजेश क्या होगी आपकी? जी, फिर आपने मानसी जी को देखिए मोमेंटम हमें लगता है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और 18,400 की तरफ ये निफ्टी का मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जिस तरीके से 18,000 के लेवल पे अब निफ्टी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन भी अब 18,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखा है, तो ये दिखाता है कि बेस अब हायर साइड पे शिफ्ट हो चुका है और काफी शॉर्ट कवरिंग एक्शन हमने अक्रॉस द सेक्टर देखने को मिली। एक लगाट सेक्टर जो कि आईटी था, वहां पे भी एक देखें तो एक लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ने भी एक लोअर साइड से एक अच्छा पुल बैक दिया है। तो अगर हम देखें तो सारे ही सेक्टर अभी इस मार्केट में परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और 18,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, इसके ऊपर हम कंफर्टेबली सस्टेन कर रहे हैं, तो एक वापस से कॉन्फिडेंस जो था वो मार्केट में वापस लौटते हुए दिख रहा है और एक बायर्स का जो बाइंग इंटरेस्ट है वो वापस लौटते हुए दिख रहा है। हम यहाँ से 18,400 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से अब 18,100 के आसपास के आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए जब तक ये लेवल इंटैक्ट है। जब तक मार्केट में बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है, कोई भी छोटी मोटी डिप मिले तो ऐड ही करना है। बैंक निफ्टी में जिस तरीके से कंफर्टेबली 43,000 अब होल्ड आउट कर रहा है, हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 43,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी का सेटअप भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सारे लार्ज के प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक अब अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं, तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी बने रहना चाहिए। 43,000 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड के टारगेट 43,800 तक रहेंगे। सुना 18,400 के टारगेट्स निफ्टी में मानकर आप चल रहे हैं, मतलब कहां हम 18,200 250 की बात कर रहे थे और यहां पर बोल्ड टारगेट्स आपकी तरफ से आते हुए गिरावट में खरीदारी और क्लियरली स्टांस जो है, कन्विक्शन बाजार पर नजर आ रहा है इस नए हफ्ते की शुरुआत में भी। आइए ध्वनि का भी स्वागत करें। गुड आफ्टरनून ध्वनि। अब सेंटिमेंट्स इंडेक्स वाइज तो काफी पॉजिटिव है, आप बताइए स्टॉक वाइज सेंटिमेंट्स कैसे, कौन से शेयर्स हैं जो इस वक्त आपके ट्रेडिंग आइडियाज लिस्ट में है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट्स ओवरऑल बुलिश है। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की भी बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें कॉन्स्टेंटली एक बुलिश सेटअप ही देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से जो पहली स्टॉक स्पेसिफिक पिक है वो ग्रेफाइट की रहेगी। ग्रेफाइट में यहाँ पे मेरा एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आज की सेशन में हमें 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर का एक मूव दिखा है और वो 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेस कर रहा है, तो इसे हम मीन रिवर्टिंग ट्रेड बोलते हैं। जो करंट लेवल से आपको इसके अंदर एंटर करना है, आपका जो यहाँ पे टारगेट रहेगा तो आप 340 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 294 का मेंटेन करना है। दूसरा ट्रेड जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड है, जिसके अंदर क्यूमेंस का ट्रेड यहाँ पे आता है। वहां पे हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो वीकलीज पे है वहां से अपवर्ड राइजिंग चैनल जो बनाई हुई है उसी के बॉटम से हम वापस रिवर्ट कर रहे हैं। तो क्यूमेंस में करंट लेवल से आपको बाय करना है। टारगेट इसका जो बनता है तो फर्स्ट स्विंग हाई
जिसका बना था 1700 का, वहां का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, जिसके ऊपर हमें इसके अंदर और पोटेंशियल देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो 1565 का करना है। और मेरी तरफ से तीसरी पिक जो रहेगी वो कॉनकॉर की रहेगी, वहां पे भी हमें एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड देखने को मिल रहा है। 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हमने सपोर्ट लिया है, जहां से हम वापस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका जो टारगेट बनता है वो आपको 650 का टारगेट है, और स्टॉप लॉस जो है वो 610 का मेंटेन करना है। ओके, तो ग्रेफाइट, कॉनकॉर, ये कुछ आपके स्टॉक्स रहेंगे आज के ट्रेड में, ठीक है ध्वनि। चलिए कुछ और स्पेशल स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे एक्सपर्ट्स की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमने सुनी। अतुल ऑटो आज 10% की डाउनसाइड मूव है अतुल ऑटो में। क्या रीजन है? क्योंकि ऑटो नंबर्स आए थे, इसके भी अप्रैल मंथ के सेल्स फिगर्स देख लेते हैं। सृष्टि हमें समझा रही है पॉसिबल क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से, और कंपनी ने इस पर अगर वो क्लियरेंस भी दिया या कोई गाइडेंस भी दिया है फर्दर के लिए, तो वो भी हम सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि। जी हाँ, अतुल ऑटो के स्टॉक में एक भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है। स्टॉक में 10% की आप गिरावट आप देखेंगे, और ये गिरावट की वजह है अप्रैल में जिस तरीके के ऑटो सेल्स डेटा यानी बिक्री के डेटा कंपनी ने जारी किए हैं, जहाँ पे हम देखें अगर महीने दर महीने तो कंपनी की जो सेल्स है वो 70% से भी ज़्यादा गिरती हुई नजर आई है। और साल दर साल अगर हम कंपेयर करें यह आंकड़ा तो 55% की वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रैल महीने में कंपनी ने 715 यूनिट्स ही बेची हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कंपनी बता रही है कि जो OBD2 नॉर्म ट्रांजिशन था, जो कि अप्रैल से हमने आपको बताया था कि नए नॉर्म्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिसके चलते सभी कंपनीज को इसको लागू करना पड़ेगा। इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अभी तक अतुल ऑटो को वो सर्टिफिकेशन स्पेशली इनके डीजल व्हीकल्स के लिए नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। वो गाड़ियां बेच नहीं पा रहे हैं, और उसके चलते आप इतनी भारी गिरावट देख रहे हैं, और उसके चलते आप स्टॉक पे भी अब असर देख रहे हैं। पर अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो ये सिर्फ अतुल ऑटो की ही प्रॉब्लम सामने दिख रही है, क्योंकि बजाज ऑटो और महिंद्रा के नंबर्स अभी भी काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं, जहां पे बजाज ऑटो की सेल्स ऑलमोस्ट उनके रिकॉर्ड हाई स्तर के आसपास करीब 250% से भी ज्यादा की यहाँ पे साल दर साल की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं महिंद्रा के 3 व्हीलर आंकड़ों की बात करें तो वहां पे 85% की हमने ग्रोथ आती हुई देखी है, जहां पे अतुल ऑटो इनके मुकाबले 55% की साल दर साल गिरावट दिखा रहा है। अभी तक OBD2 नॉर्म ट्रांजिशन का सर्टिफिकेट ना मिल पाना सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है, और खासतौर से डीजल व्हीकल्स के लिए। पर कंपनी का ये मानना है कि आगे चल के उनको उम्मीद है कि जल्दी उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और फिर से प्रोडक्शन को लेकर वो तैयारियां अपनी शुरू कर देंगे, और आने वाले सेल्स पे आपको वो असर भी दिखेगा। पर अभी के लिए स्टॉक में गिरावट जरूर है। ओके, ठीक है सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो अगर ये इंडस्ट्री की दिक्कत है तो ये रिफ्लेक्शन दूसरे स्टॉक्स में भी आना चाहिए। वो सृष्टि क्लियरली कह रही है कि आप एट द सेम टाइम 3 व्हीलर प्रोडक्शन में अतुल ऑटो, आप बजाज ऑटो के उस सेगमेंट को देखें तो वहां पर, M&M के उस सेगमेंट को देखें तो वहां पर कोई डी ग्रोथ नहीं है। तो क्या आगे आने वाले दिन में भी प्रेशर फर्दर हो सकता है अतुल ऑटो पे? एक बार स्टॉक पर व्यू लेते हैं। राजेश, आज 10% का डेंट है, और ये पूरे सेक्टर के लिए दिक्कत नहीं लग रही है, इंडस्ट्री प्रॉब्लम नहीं लग रही है, स्पेसिफिक स्टॉक लग रहा है। तो क्या फर्दर प्रेशर भी और हो सकता है? प्रियंका जी देखिए, स्टॉक में ऑलरेडी हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में, और स्टॉक में हायर साइड से जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग है, बट इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी बुलिश टेरिटरी में जरूर ये गिरावट देखने को मिली आज के सेशन में। हमें लगता है अगर ये थोड़ा नीचे की तरफ 325 320 के आसपास आता है तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा वापस से इसको बाय करने के लिए। जब तक ये स्टॉक में 300 310 का लेवल बना हुआ है, हमें लगता है कि ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही लगते हैं हमें, तो 310 हमारा स्टॉप लॉस है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे 325 का। अगर वहां तक आता है स्टॉक तो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा वापस से ऐड करने के लिए। अतुल ऑटो पे राजेश सर का एक व्यू पॉइंट है। हालांकि शेयर की पिटाई जोरदार हुई है 9%। एक जमाना था जब अतुल ऑटो को लेकर बहुत चर्चा होती थी मार्केट में, अच्छा वेल्थ क्रिएटर भी रहा, लेकिन अभी तो थोड़ा मुश्किल है इसकी। थोड़े टाइम पहले भी इनफैक्ट आप देखें तो पिछले 1-2 महीने से इसमें एक अच्छा बस बना हुआ था। हाँ, मैं यही है ना, मार्केट के अंदर अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो कोई शेयर को, वैसे भी शेयर बाजार तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करता है ना हर चीज का, तो अतुल ऑटो के साथ कुछ ऐसे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा राजेश सर एक चीज बताइए, आपने अपने ट्रेडिंग कॉल्स क्यों नहीं बता रहे? हमने पूछी नहीं इसलिए बता नहीं रहे कि कुछ वैसे आप छुपा के रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हमको? छुपाना नहीं चाहते। अच्छा, बताना तो सर बताओ सर, प्लीज बताओ। पहला स्टॉक
स्पेस से रहेगा। मेटल स्पेस में एक अच्छा, मेटल सेक्टर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। लोअर साइड से अच्छी रिकवरी बनी तो स्टील अथॉरिटी सेल पे हमारा बाय का व्यू है। स्टॉक में करेक्शन के बाद देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ नैरो रेंज में, उसका ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे मेटल स्पेस में बनी, तो यहाँ पे सेल को बाय किया जा सकता है। 82 के स्टॉप लॉस से अपसाइड का टारगेट 90 रुपीज तक आते हुए दिख सकता है। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हमारा फोकस है। स्टॉक में ऑलमोस्ट करेक्शन के बाद 2 से 3 महीने के करेक्शन के बाद स्टॉक एक अच्छे रिकवरी के फेज में वापस आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से रिकवरी बनी, अब स्टॉक ने वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। हमें लगता है M&M को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं करीब 1290 से 1300 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 1210 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वो जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। काफी सुबह से ही लाइमलाइट में है स्टॉक। जिस तरीके से स्टॉक ने 62 रुपीज का ब्रेकआउट दिया है आज ओपनिंग के बाद से और सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक 62 के ऊपर बना रहा है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 68 से 70 रुपीज की तरफ आते हुए दिखेगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक भी बाय किया जा सकता है 62 के स्टॉप लॉस से। रुपए का शेयर था। जब इसके बारे में नंबर्स अच्छे आना शुरू हो गए थे तब भी मैनेजमेंट ने कहा था कि हम नंबर अच्छे ही लेके आएंगे, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। ये ट्रस्ट 14 रुपीज पे कर रहा है लेकिन अभी और चल सकता है। इसलिए हम एक काम करते हैं, राजेश सर की कॉल्स और धोनी की कॉल्स एक साथ ही स्क्रीन पर ले आते हैं। आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपसे मिस हो गई, फोटो खींचनी है फोटो खींच लीजिए। सबसे आसान तरीका तो यही होता है, फोटो खींच के रख लो, 10 मिनट बाद भी जाके देख सकते हो आप। कमिंस इंडिया 1700 का टारगेट, 1565 का स्टॉप लॉस है। राजेश सर कह रहे हैं कि सेल्स प्लस कर सकते हो। दूसरा M&M राजेश सर की लिस्ट में है, धोनी के भी जरा चेंज करते जाइएगा। M&M उनकी कॉल लिस्ट में है, उसमें आपको टिकेगा 1200 प्लस तक का टारगेट है। सर सेल भी कह रहे हैं 90 रुपए के टारगेट के लिए। धोनी कह रहे हैं ग्रेफाइट इंडिया को प्लस कर सकते हो, 340 रुपए का टारगेट है, 294 का एक स्टॉप लॉस है। कंटेनर कॉर्पोरेशन धोनी की लिस्ट में है, तीसरा काउंटर जो कि 650 के टारगेट के लिए है, 610 का उसके अंदर स्टॉप लॉस है। और राजेश सर की जो लिस्ट में है IDFC फर्स्ट, M&M और सेल, ये M&M आपके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। 1290 और 1300 तक का टारगेट है, 1210 का एक स्टॉप लॉस है। अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा। इन्हीं 6 कॉल्स के साथ अगर आप आगे बढ़ जाएं, मैं कह रहा हूं थोड़ा ही ट्रेड लें, तब भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो, आपका ट्रेडिंग हैबिट्स काफी हद तक सुधरती जाएंगी। अच्छा आपको भी लगेगा, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। हीरो मोटोकॉर्प को लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अपने जैसे से नंबर्स उतार रहा है, मार्केट उसकी पिटाई कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प के प्रीव्यू हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। सेल्स के नंबर का रिएक्शन आ चुका है, अब क्वार्टरली नंबर्स की बारी है और हमारे साथ सृष्टि जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि नंबर्स आ कैसे रहे हैं। सृष्टि बताइए, फिर अविनाश सर से जरा पता करते हैं। अविनाश सर आप भी सुनिएगा जरा, नंबर्स कैसे आ रहे हैं। इस बार हीरो मोटोकॉर्प की चौथी तिमाही में वॉल्यूम्स देखें तो साल दर साल वहां पे 7% की बढ़त जरूर देखने को मिली है, पर तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट मामूली सी 2% की ग्रोथ हमने देखी है। प्राइस हाई कंपनी ने काफी लिया था पिछली तिमाही, जहां पे 1 से 1.5% की वहां पे प्राइजेस में बढ़त देखने को मिली और इसके चलते इस बार नंबर फ्रंट पे भी बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं कहेंगे, पर सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स को ध्यान में रखना। आइए अगर आय की बात करें तो वहां पे हम महीने दर तिमाही दर तिमाही करीब 2.5% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। 8,240 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं EBITDA में 9.5% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। 1000 करोड़ से ऊपर ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है, पर मार्जिन्स पे खास तौर से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पिछली तिमाही जहां पे 11.5% कंपनी के मार्जिन रहे थे, इस बार 12.2% मार्जिन आने की उम्मीद है। और अगर 12% के ऊपर जाते हैं तो Q3 ऑफ FY22 के बाद हम ये आंकड़ा देखेंगे। और आखिरी में प्रॉफिट में हमें उम्मीद है कि 7.5% की तिमाही दर तिमाही जंप होगा। 762 करोड़ ये आंकड़ा आना चाहिए। बट इसके अलावा ये नंबर्स के अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री कई सारी चीजों पे देखना काफी इंपॉर्टेंट है। EV सेल्स को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, साथ ही उनका जो हाल ही में कंपनी ने VRS अनाउंस किया था वो उनके एम्प्लॉय कॉस्ट पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और साथ ही 125cc सेगमेंट में कैसे वो कंपटीशन को टैकल करने का प्लान कर रहे हैं। ये सारी चीजों पे मैनेजमेंट की कमेंट्री पे हमारा खास फोकस रहेगा। बिल्कुल सृष्टि, आपका शुक्रिया ये अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प से कई सारे ट्रिगर्स हैं, अनुमान तो वैसे पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के, लेकिन इस वक्त जो है ऑटो स्पेस ही काफी बम्पी राइड देख रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े आए, ऑटो बिक्री के आंकड़ों के ठीक बाद कोई क्लियर डायरेक्शन
सेक्टर स्पेसिफिक नहीं नजर आ रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक डायरेक्शन आप जरूर देखेंगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं जहां कमजोर बिक्री आंकड़े थे हीरो मोटर कॉर्प में, हम देख रहे हैं कमजोरी आती हुई दिखी है। मारुति सुजुकी के ऑटो बिक्री नंबर्स अच्छे थे और उसी का एक इम्पैक्ट है। बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, ये सारे के सारे ऑटो बिक्री के आंकड़े पॉजिटिव थे। हमने देखा सेल्स में करीब 1.5% तक की तेजी देखने को मिली थी और इसी का एक इम्पैक्ट है सारे स्टॉक प्राइस में। अविनाश सर, गुड आफ्टरनून। ऑटो सेल्स में हम देख रहे हैं वैसे तो क्लियर डायरेक्शन इस वक्त नजर नहीं आया और बिक्री के आंकड़ों को ही देख लीजिए। यहाँ पर चुनिंदा पीवी सेगमेंट देखें और साथ ही सीवी सेगमेंट की कुछ, इनफैक्ट सीवी सेगमेंट में तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर गिरावट ही है, तो पीवी सेगमेंट और टू व्हीलर सेगमेंट से ही कुछ परफॉर्मेंस नजर आई है। कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को आप? मानसी, पहली बात तो देखिए, मार्च के महीने में नॉर्मली कंपनीज थोड़ी सी ओवर स्टॉकिंग करती है और सेल्स पुश होता है। तो अप्रैल के महीने में हम नॉर्मली देखते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो स्लो मोड में शुरू होता है। तो ऐसा मानना कि एक महीने के सेल्स की ग्रोथ रेट नेगेटिव आई है तो उसका मतलब आगे का भी पीरियड नेगेटिव रहेगा, ये शायद ठीक बात नहीं रहेगी। बट मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स और टू व्हीलर्स, ये तीनों सेगमेंट में आपको अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। कमर्शियल व्हीकल्स का तो ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही सॉलिड है। इनफैक्ट जितना ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, कैपिटल गुड्स में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, तो ये सारे सेक्टर्स ऑब्वियसली विल कंट्रीब्यूट टू द कमर्शियल व्हीकल ग्रोथ। पैसेंजर कार सेगमेंट में हमको लग रहा है कि इस बार अगर मानसून अच्छी आती है, रूरल मार्केट से डिमांड अच्छी आती है, तो और थोड़ा पुश पैसेंजर कार्स को मिलेगा। और वैसे भी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर कार कंपनीज है, उनका जो ऑर्डर बुक अगर आप देखें, मारुति का देख लीजिए, महिंद्रा का देख लीजिए, तो कम से कम साल 1.5 साल की तो ऑर्डर बुक अभी भी इनके बुक्स पे है, तो इनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और टू व्हीलर्स में मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो एक सरप्राइज विनर हो सकता है, क्योंकि काफी लोग उनके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को देख रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थिंक इस टाइम कॉल के बाद काफी पॉजिटिव थी। वो ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में नॉट ओनली मार्जिन प्रेशर वो मेंटेन करेंगे, मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, बट इवन वॉल्यूम ग्रोथ भी टारगेट करेंगे, नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले। तो मेरे ख्याल से अगर रिलेटिव परफॉर्मेंस कहे तो मैं समझता हूं कि बजाज ऑटो कंपेयर टू हीरो मोटर कॉर्प लुक्स बेटर प्लेस्ड। और हीरो मोटर कॉर्प में तो ऑब्वियसली रूरल मार्केट शेयर काफी बड़ा है, यहाँ पे अगर मानसून ठीक ठाक आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ का पुश मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर मानसून में कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली हीरो मोटर कॉर्प को मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी अगले साल का आउटलुक आप ये समझ के चलिए कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स सबसे बढ़िया ग्रोथ, और टू व्हीलर्स में अभी थोड़े से ग्रीन शूट्स और टेलविंड्स दिख रहे हैं, जो मेरे ख्याल से जून जुलाई के बाद काफी स्ट्रांगली विजिबल होंगे। प्लीज दिख रहे हैं। और आप टू व्हीलर स्पेस पे जिनकी बात कर रहे हैं कि की कैटलिस्ट इनका एक्सपोर्ट मार्केट्स होता है। इनफैक्ट अविनाश, बड़ी बड़ी बुकिंग फर्म्स पे ऐसा ही व्यू रख रहे हैं, जीपी मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनले भी हो। लेकिन इसी पैक में एक और कंपनी की बात करते हैं। मारुति के जब नंबर्स आए थे, लास्ट वीक नंबर्स आए थे और उसमें रिफ्लेक्शन आया था कि कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की दिक्कतों के चलते रेवेन्यू हिट हुए हैं। अब जो सेल्स फिगर्स आई हैं उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। हमारे साथ इस वक्त कंपनी के मैनेजमेंट सीनियर ईडी मार्केटिंग सेल्स शशांक श्रीवास्तव बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फिगर्स कहाँ हिट हुई हैं। गुड आफ्टरनून शशांक, ये आपके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ था। हमने आपसे इनफैक्ट पिछले हफ्ते एक क्वेश्चन किया भी था। अभी आपने जो सेल्स फिगर्स में, मंथली सेल्स फिगर्स में जो बात हाईलाइट हुई है कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण कितने ऑन अप्रोक्सीमेटली अगर क्वांटिफाई कर पाए तो कितनी यूनिट्स इफेक्ट हुई होंगी, कितनी शॉर्टेज आपके लिए इस मंथ रही होगी, और आगे आने वाले महीनों के लिए क्या सुधार होता हुआ दिखता है, कैसा देखना चाहिए आउटलुक फर्दर? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो हमारे सेमीकंडक्टर के मुतालिक जो मामलात हैं वो अभी भी उसी तरह बरकरार हैं। गुज़िश्ता माली साल 22-23 में हमारा करीब 1,70,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ था इस वजह से, और जो Q3 था, यानी वो जो तिमाही थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की महीनों की, उसमें नुकसान तकरीबन 45,000 गाड़ियों का था। और जो तिमाही थी जनवरी, फरवरी, मार्च की, उसमें तकरीबन नुकसान जो है 38,000 गाड़ियों का था। और हमने देखा कि अप्रैल के महीने में भी ये जो मामलात हैं, ये मसाइल जो हैं वो उसमें वो बरकरार रहे, और हमें नुकसान, हमारे प्रोडक्शन में नुकसान हुआ अप्रैल में भी। और ऐसा इम्कान है कि जो रवा माली साल है 23-24 का, उसमें Q1 में ये नुकसान रहेगा, और Q2 में हमें उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जाएगा ये मामला। लेकिन ये बात मैं जरूर यहाँ पे
वाजे करना चाहूँगा कि जो Q2 ऑनवर्ड्स जो हम उम्मीद कर रहे हैं बेहतरी की, वो अभी हम पक्के तौर पे नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो सेमीकंडक्टर के मुतालिक जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वो हम उसकी जो 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 विजिबिलिटी है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। तो हम तो हर हफ्ते हमारे को एक नया जो फोरकास्ट मिलती है, उसी के बुनियाद पे हम मुस्तकबिल करीब में की जो डिमांड है वो हम फोरकास्ट करते हैं। बिल्कुल शशांक, आपके 3 मेजर सेगमेंट्स हैं, मिनी कार सेगमेंट, कॉम्पैक्ट सेगमेंट और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट। यूटिलिटी व्हीकल और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में तो हमने देखा है कि बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कॉम्पैक्ट सेगमेंट ऑलमोस्ट 27% और यूटिलिटी व्हीकल सेल्स में 8%। लेकिन ये मिनी कार सेगमेंट को क्या हुआ? यहाँ पर गिरावट 18% की है, यहाँ आउटलुक क्या होगा? जी देखिए, जो छोटी गाड़ियां हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसमें जो है इसका जो ज़वाल है वो 4-5 सालों से हो रहा है। इसमें जब इसका जो बिक्री थी उरूज पे, तो उस समय 15.6 लाख के करीब थी 2018-19 के माली साल में, और ये घट के 21-22 में 11,60,000 तक आ गई। बुनियादी वजह वही थी कि इसमें जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है वो धीरे धीरे इस सेगमेंट में कम होता गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि गुज़िश्ता साल में इसमें 20% का करीब इजाफा हुआ इस सेगमेंट में, और ये अब 13,40,000 का वॉल्यूम का। और हमें ये उम्मीद है कि ऐसा हमने पेशगोई करी है कि रवा माली साल में 23-24 में ये जो छोटे गाड़ी हैं वो एक लगभग उसी लेवल पे रहेगी, उसकी सतह में ज्यादा फर्क नहीं आएगी। ये ऐसा हमारा इम्कान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। अविनाश सर, आपने भी सुना होगा, मारुति को लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, इनफैक्ट डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिएगा, मारुति में जिस प्रकार का अभी भी ऑर्डर बुक है, प्लस जिस प्रकार से अभी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और गाड़ियों की जो डिमांड है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी दिक्कत होगी। इन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर का इशू 1-2 महीने के लिए लगेगा, बट मेरे ख्याल से ये ग्लोबली अभी सेमीकंडक्टर का जो मसला है वो थोड़ा सा सुधर गया है। जो पोजीशन 6-8 महीने या 12 महीने पहले थी, उसके कंपैरिजन में अभी कंडीशन काफी अच्छी है। और मेरे ख्याल से ये जो स्मॉल कार सेगमेंट का कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है, ये बेसिकली मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से हुआ। अभी आज हम देख रहे हैं कि काफी कस्टमर्स है जो बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं और वहीं पे ट्रेंड बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से छोटी गाड़ियों का जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो आने वाले दिनों में कम होगा, बट ओवरऑल इनका जो कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट है, यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पे ये मार्जिन एनहांसमेंट करके अपना स्मॉल कार सेगमेंट का जो भी नुकसान है वॉल्यूम का, वो रिकवर करेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक कोई भी गिरावट या कोई भी कमजोरी अगर आती है स्टॉक में, मार्केट अगर करेक्ट होता है, तो इसमें खरीदने का मौका समझना चाहिए। मारुति इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट, और इनका सबसे बड़ा पॉइंट है कि ज्योग्राफिकली इनको अभी इतना कोई कॉम्पीट करने का कोई सेकंड बड़ा प्लेयर नहीं है। तो मार्केट शेयर वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज और जो प्रोडक्ट मिक्स है, ये इनके लिए काफी अच्छी तरह से इनको पोजीशन करता है। यानी कि मार्केट की पोजीशनिंग इस समय ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, छोटे मोटे नंबर्स और इसका इम्पैक्ट आता रहेगा, लेकिन ये शेयर अच्छा है। आपको ध्यान होगा जब ये नंबर्स आ रहे थे या इस हफ्ता शुरू था, करीब 8400-8500 का था। अब आप देखो, सिर्फ सेल्स के नंबर आने के बाद ही इसका इम्पैक्ट करीब 200 पॉइंट का है। तो ये इसी तरह से चलता है, 8300-8400 के आसपास आया ना, तो एक बार जरूर पता कर लेना चाहिए कि इसमें आना है कि नहीं आना। खैर, अभी आप अडानी टोटल गैस के नंबर नीचे देख पा रहे हैं, इसमें सीएनजी वॉल्यूम जो है वो तो 21% बढ़ा है, लेकिन पीएनजी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है करीब 19% के आसपास। लेकिन कंपनी के मुनाफे अच्छे हैं, और अगर आप उसका मुनाफा देखेंगे तो वो काफ़ी शानदार आता है। वो दिखा है अडानी टोटल गैस के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर आ रही है। एक बार सारे ग्राफिक्स हम लेके आते हैं। 104 करोड़ का मुनाफा आया है, और आय अगर आप देखेंगे तो 1197 करोड़ रुपए के आसपास की है। ध्वनि, थोड़ा मुश्किल शेयर आपके पास आ रहा है। अडानी टोटल गैस 5% के सर्किट वाला है शेयर। नंबर्स आ चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी लग रही है, EBITDA ठीक लग रहा है, रेवेन्यू ठीक लग रहा है, सीएनजी की वॉल्यूम ग्रोथ ठीक लग रही है। अभी तक तो कुछ ऐसा खराब नहीं लग रहा नंबर्स पे। एक बार आपके रिकमेंडेशन।
जी बिल्कुल डिम्पी, एकदम आपने सर्किट स्टॉक जो रहता है वही पिक करके दिया है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका ज्यादा कुछ बताता नहीं है, बट लाइन चार्ट अगर इसके अंदर लगाए वीकलीज पे तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो बॉटम बना हुआ है 4 हफ्ते पहले, जो हमें फरवरी में इसका बॉटम बना हुआ दिख रहा है, दैट वो सेम लेवल है जो हमें 2021 जुलाई में देखने को मिल रहे थे। वहां से स्टॉक ने अपवर्ड का एक मूव इसके अंदर बनाया है, या फिर वहां पे एक सपोर्ट लेवल इसका अंदर एक काम करता हुआ दिख रहा है। तो वीकली पे इसका एक जो रहता है सपोर्ट लेवल, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो 690 का लेवल बन रहा है वहां पे। उसके बाद हमें इसके अंदर अपवर्ड मूव जो दिख रही है वो कंटिन्यू करती हुई दिखेगी, जिसके अंदर आप डेलीज पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर हम जाते हैं तो 1175 तक की एक अपवर्ड मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगी। बट अगेन एक सर्किट स्टॉक है तो स्टॉप लॉस इसके अंदर काफी स्ट्रिक्ट रखिएगा आप। इसके अंदर जो सपोर्ट लेवल है भले ही 710 का बना हुआ है, बट आप 890 का सपोर्ट जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है उसको मान के चलिए डेलीज पे। इससे नीचे अगर फिसला तो आप वापस लोअर सर्किट में फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 890 का स्टॉप लॉस लेके इसको लॉन्ग करिए, पर ज्यादा ग्रीड नहीं करिए। 1175 पे इसको बुक कर लीजिएगा आप। ओके, इस पर एडवाइस आप दे रही हैं, इन लेवल्स का ध्यान जरूर व्यूअर्स रखें जो अदानी टोटल गैस में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। पीएसयू स्पेस के स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट एनर्जी पैक के जो स्टॉक्स हैं उनमें चाहे ओएनजीसी हो, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर बीएचईएल हो, उन सब में भी आपको अच्छी मूव दिख रही है। क्या ये मूव सस्टेन करेंगी? बीएचईएल के स्टॉक को अगर एक बार राजेश आप देखें, जो इस वक्त मूव है लगभग 4.5% की मूव है। क्या यहाँ से ये अब भी फॉलो अप ट्रेड है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है, या फिर एक बार के लिए बुक कर दें, क्योंकि मूव सस्टेन होती ही नहीं है जनरली स्टॉक की भी? ब्रेकआउट मिला है, लेकिन हर बार स्टॉक को देखें तो हायर साइड पे 84-85 के आसपास आके स्टॉक वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग दिखाता है। अगर हम इसके नियर टर्म सेटअप को देखें तो 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से पीएसयू स्पेस में पूरी स्पेस में ही बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है अगर बेल में जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, यहाँ पे जो नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है 7950 के ऊपर, तो 7950 स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में 84-85 यहाँ पे आता है तो वहाँ पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें, क्योंकि ये इसका एक सप्लाई जोन है और काफी समय से स्टॉक ने वो लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो हम यहाँ पे 84-85 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस अभी ट्रेल कर ले 79.5 के आसपास। स्टॉप लॉसेस और आगे के टारगेट्स आपको बीएचईएल में सुझाएंगे। 4-4.25% की तेजी। गैस रिफॉर्म पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अविनाश जी, आईटी शेयरों में जो जमकर खरीदारी हो रही है, आईटी स्टॉक्स में हम लगातार कह भी रहे हैं कि मिड कैप आईटी प्लेस पर नजर रखें, और जहां पर हम देख रहे हैं इनफैक्ट आज तो हैवी वेट्स बड़ी दिग्गज कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन है। टेक महिंद्रा के स्टॉक को ले लीजिए, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, और छोटी मझौली कंपनियों में एक शेयर जो कि नजर में आ रहा है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ऑलमोस्ट 15-16% के अप मूव इस स्टॉक में आज दिख चुके हैं। मिड कैप आईटी प्लेस, लार्जर प्लेस कहां पर नजर होगी, इस पर आपसे एक बार राय लेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गोफर्स ने 3 दिनों के लिए बुकिंग रोक दी है। जी हां, 3, 4 और 5 मई की बुकिंग नहीं ले रही है गोफर्स। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर आती हुई देखने को मिली है। एविएशन सेक्टर से जुड़ी एक खबर, एविएशन प्ले में इस वक्त ये खबर का आना काफी हद तक कंसर्न्स पैदा कर सकता है, क्योंकि ये वही समय है, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होना और काफी हद तक ट्रैवल प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में एक खबर, गोफर्स ने अगले 3 दिनों के लिए 3, 4 और 5 मई के लिए बुकिंग रोकी है। इसके पीछे की वजह क्या है? कंपनी के 50% से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं वो ग्राउंडेड हैं इस वक्त। तो ये कंसर्न है जो कि कंपनी के लिए, कारोबार के लिए सामने, और एविएशन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, इस पर खास नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और मैं आपको जी बता देता हूँ क्योंकि मैं कल इसी फ्लाइट से आया हूँ अच्छा, ओके। तो ये हुआ क्या कि 6:30 बजे की फ्लाइट मेरी 9:30 बजे तक की कर दी गई, और इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी यही बता रहे थे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप एयरपोर्ट पे कभी जाके चेक करेंगे, इनका वैसे भी रूट दिल्ली बॉम्बे वाला रूट ज्यादा है या और जगह पर कम उड़ान भरते हैं। इनके जो इंजन की प्रॉब्लम है P&W के साथ जो है उनको सप्लाई नहीं हो रहा, और इनके क्राफ्ट जो है करीब 50% से ग्राउंडेड है। तो इसलिए इनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि अब इनको कुछ कैश फ्लोस की भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए होती है आपको किसी भी एयरलाइंस को चलाने के लिए। इसलिए ये 3, 4, 5 दिन की बुकिंग को ये रोक रहे हैं ताकि मैस ना हो, नाम खराब ना हो, प्रॉब्लम चीजें ना बढ़े। इसलिए अच्छा है सारी चीजों को रोक दिया जाए। लेकिन 3:30 की फ्लाइट 6:30 बजे हो गई थी, ये आप कह रहे वो हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे चलते हैं। समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
ओके समीर, जरा बताना ये प्रॉब्लम क्या है? ये इंजन की प्रॉब्लम है, कैश क्रंच है, दोनों कॉम्बो है, इंजन और कैश क्रंच दोनों? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह ये है गो फर्स्ट जो फ्लाइट है, जो हवाई जहाज का बेड़ा है, उसमें से 50% से ज्यादा उसके हवाई जहाज वो ग्राउंडेड हैं अलग अलग वजहों से। एक बड़ी वजह यह है कि जो प्रैट एंड विटनी के जो इंजन्स लगे हुए हैं वो सर्विसेबल कंडीशन में नहीं है, वो उड़ान भरने की कंडीशन में नहीं है, और इसके लिए गो फर्स्ट की P&W से, प्रैट एंड विटनी से अलग एक लड़ाई, लीगल लड़ाई चल रही है। इसके साथ ही साथ गो फर्स्ट के पास में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो आर्थिक संकट है, वो भी लगातार गहराता जा रहा है। उसका नतीजा ये है कि वो कई स्टाफ को अपने टाइम पर सैलरी नहीं दे पा रहा है। तो ये दोनों ही दिक्कतें जो है वो गो फर्स्ट की लगातार गहराती जा रही हैं, और उसका नतीजा जो है वो अब दिखना शुरू हो गया है। फिलहाल जो स्थिति है, अगले 3 दिनों के लिए यानी कि 3, 4 और 5 मई को गो फर्स्ट ने टिकट बुकिंग लेना इस वक्त बंद कर दिया है। इसका ऑफिशियल क्या वजह है, इस पर अभी कमेंट गो फर्स्ट ने नहीं किया है, लेकिन जो हमें सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है वो यही है कि फिलहाल एयरक्राफ्ट की दिक्कत और जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गो फर्स्ट की, उसके चलते ये फैसला लिया गया है। और इसका अब आप बड़ा अगर आपको तस्वीर देखनी है वो आपको दिखनी भी शुरू हो जाएगी। बड़े संख्या में गो फर्स्ट के जो फ्लायर्स हैं जिन्होंने टिकट बुक करी है, वो कैंसिलेशन और रिफंड की शिकायतों को लेकर के सोशल मीडिया का रुख कर रहे हैं, वहां पोस्ट कर रहे हैं अपनी शिकायतें कि गो फर्स्ट की ये फ्लाइट कैंसिल है या रिफंड में ये समस्या आ रही है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ऐसा दिख रहा है कि ये संकट गो फर्स्ट का और गहरा सकता है, और इसमें अब आप हो सकता है कि एविएशन मंत्रालय या एविएशन रेगुलेटर DGCA की एक्टिव भूमिका होते हुए नजर आएगी। जी ठीक है, और राइट समीर, शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए डिम्पी, आप तो 3.5 घंटे बाद कम से कम फ्लाइट बोर्ड कर पाए थे। 4 दिन पहले तो अहमदाबाद से गो फर्स्ट की ही एयरलाइन थी, 4-4.5 घंटे तक पैसेंजर्स बहुत परेशान रहे थे। हाँ, नहीं ये तो है, फ्लाइट के अंदर का एक्सपीरियंस भी खैर बताने नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं था। ये फ्लाइटें कैंसिल भी हो जाती हैं, ये भी एक है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रकाश हमारे लिए खबर लाया है, क्योंकि सरकार गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रा में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारियां कर रही है। सूत्रों के अगर माने तो उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट PNGRB को पाइपलाइन इंफ्रा का रेगुलेटर बनाया जाएगा, और कुछ खबरें हैं। प्रकाश से पहले आइए चले समझते हैं। प्रकाश बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार गैस मार्केटिंग सिस्टम में बड़े रिफॉर्म करने जा रही है। साथ ही साथ जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बड़े बदलाव किए जाएंगे, और इससे संबंधित जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये जो संबंधित प्रस्ताव है उस पर काम करना शुरू कर दिया है, और अगले 25 साल की रिक्वायरमेंट किस तरह की हो सकती है गैस मार्केट में, और किस किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, उसको ध्यान में रखते हुए रणनीति जो है वो तैयार की गई है। लिहाजा मौजूदा PNGRB एक्ट में बड़े सुधार होंगे। PNGRB को और ज्यादा अधिकार भी मिलेंगे, और इसमें सबसे अहम यह है कि जो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ मार्केटिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि CBG, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे जो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके लिए पाइपलाइन की जरूरत है, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, और उसकी तैयारी जो है शुरू कर दी गई है, और इसे PNGRB एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। जहां तक TSO का सवाल है, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर है, उसको भी PNGRB एक्ट के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है प्रकाश, काफी अहम जानकारी दे रहे हो कि सरकार इस समय गैस को और बढ़ाना चाहती है। हालांकि बीच में एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन था कि गैस कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगा EV के कारण, लेकिन आपकी खबर से ऐसा लग रहा है कि सरकार काफी निश्चिंत है और काफी तेजी से आगे भी बढ़ना चाहती है। इस खबर पर हम और भी जरा चर्चा करेंगे अविनाश सर आपसे, लेकिन यूको बैंक के ना नंबर्स आगे हैं। राजेश जी जरा यूको बैंक के चार्ट खोल के रखे, मैं जरा नंबर बताता हूँ। इनका जो स्टैंड अलोन मुनाफा है वो 312 करोड़ से 581 करोड़ है। इनकी जो ब्याज से आया है करीब वो 19% के आसपास बढ़ी है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, जो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1652 करोड़ से ये 1972 करोड़ हुई है। इसके अंदर आपको प्रोविजनिंग देखनी है, प्रोविजनिंग भी बढ़ी है इसकी, और प्रोविजनिंग बढ़ी है 332 करोड़ से 551 करोड़। इसका मतलब थोड़ा डर है, हालांकि ज्यादा प्रोविजन के बाद सेफ्टी भी दे देता है, लेकिन ग्रॉस NPAs के अंदर भी स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, वो 5.5% के आसपास आ गए। ये पहले चल रहे थे करीब 4% के आसपास, और नेट NPAs अगर आप इसके चेक करेंगे तो वो करीब 1.5% के आसपास हैं। इसका मतलब क्या? प्रोविजनिंग और नेट NPAs से मतलब इसकी क्रेडिट क्वालिटी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ नंबर्स वैसे ठीक है,
प्रॉफिट वगैरह के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्रेडिट क्वालिटी को लेकर अभी भी कंसर्न है। नहीं तो ये शेयर शूट कर जाता अभी, अगर इसके एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस और इसकी प्रोविजनिंग ठीक आती, ये कम से कम 8% ऊपर होता इस समय। एक बार राजेश सर, एक बार चेक करना, इतना दमखम रखता है इस तरह के नंबर से ये चल जाएगा या यहीं रहेगा? कुछ नहीं होगा इस शेयर का, यहीं रहेगा यूको बैंक। तो डिम्पी जी देखिए, स्टॉक तो स्लो मूवर है, पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रिकवरी बनी है लोअर साइड से, और स्टॉक को अगर वीकली सेटअप पे देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हालांकि जो रिएक्शन बना है उसमें भी हमें लगता है कि प्राइस अभी भी 30 रुपीज 29 रुपीज 75 पैसे के ऊपर जब तक बना रहेगा, हमें लगता है स्ट्रेंथ तो नियर टर्म चार्ट पे इसमें है। हालांकि हायर साइड पे अगर हम देखें तो स्टॉक को 31.50 32 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में एक अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा हायर साइड पे। और स्टॉक में पिछले दिनों में जिस तरीके से रिकवरी बनी, चार्ट में जिस तरीके से स्ट्रेंथ लौटी है, हमें लगता है जिनके पास पोजीशन है 29.75 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। और स्टॉक में नियर टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो अभी भी इंटैक्ट है बुलिश साइड पे। यूको बैंक को लगातार अर्निंग्स जो है 18 नाउ स्वदेश पर आप देख रहे हैं सही समय पर, अर्निंग्स का रिएक्शन भी हम आपको बता रहे हैं। अर्निंग्स से ठीक पहले बड़ी दिग्गज कंपनियों के तो अनुमान भी आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन इस बीच अविनाश जी, मैं क्विकली आपसे आईटी सेक्टर पर आपका स्टांस जानना चाह रही थी। मिड कैप आईटी प्लेज, स्मॉल कैप प्लेज में भी अब एक्शन नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर अब नजर दौड़ानी चाहिए या अब भी आईटी सेक्टर को वॉचलिस्ट में ही रखना चाहिए? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं इस वजह से। मानसी, मुझे लग रहा है कि जो छोटी कंपनी है जैसे कि सिस्टेंट है, मास्टेक है, केपीआईटी है, मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनीज पे निवेशकों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज में अभी भी जो हेडविंड्स है यूएस से, यूरोप से, वो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो चुके। इस बात की क्लियरिटी हमको एचसीएल टेक के गाइडेंस नंबर में मिली है। इन्फोसिस ने भी सिंगल डिजिट ग्रोथ बताया। तो मोटा मोटी देखिए, कैश कंपनीज में काफी अच्छा है, इनके पास एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, ये सब ठीक है। बट ग्रोथ का जो क्वोशंट है वो लार्ज कैप कंपनीज में कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए एब्सेंट रहेगा। मेरे ख्याल से होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY 23-24 में आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन छोटी कंपनीज ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। आपने न्यूजेन सॉफ्टवेयर की भी बात की, ये भी कंपनी ने नंबर्स इस बार बहुत दमदार दिखाए, और यही बात मार्केट्स ने रिफ्लेक्ट की है कि परफॉर्मेंस और डेटा पॉइंट्स अगर अच्छे आते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे स्टॉक्स में री-रेटिंग फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज के मुकाबले में काफी अच्छी होती है। तो मीडियम साइज और छोटी जो कंपनीज है और जो नीश में काम करती है, स्पेशली बीएफएसआई स्पेस में थोड़ा कम काम करती है, वहां पे फोकस करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा पेन आईटी कंपनीज को बीएफएसआई स्पेस से ही आएगा। तो नॉन बीएफएसआई वाली जो कंपनी है वहां पे ज्यादा मेरे ख्याल से पोटेंशियल है। बट ओवरऑल फ्रंटलाइन में अगर किसी को निवेश करना ही है और कॉन्ट्रा बाय करना है तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक खरीद सकते हैं, लेकिन कम से कम 12-18 महीने का व्यू यहाँ पे रखना जरूरी है। आईटी सेक्टर पर नजरिया, फंडामेंटल आउटलुक। लेकिन अब खबर गर्म है सेगमेंट का रुख करते हैं, और आज डिम्पी है, हमें खबर गर्म है, शेयर्स बताइए डिम्पी। हम बड़ा मुश्किल काम है वैसे इस तरह के, और आप खतरनाक तरीके से पूछ रहे हो, बताइए खबर तो कहाँ से बताएं, है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। हालांकि आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही काम कीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज में अच्छी बाइंग हो रही है, इसके ना कल नंबर्स आने 3 मई को, उससे पहले ये पोजीशंस काफी स्ट्रांग है। खबर बहुत साफ सुथरी है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में वैल्यू बाय के तौर पर है। बीच में इन्होंने एक छोटा सा काम किया था कि ये अपने कोर सेगमेंट से हट के, यानी कि लग्जरी सेगमेंट से निकल के ये स्लम रीडेवलपमेंट में चले गए थे। वहाँ की पनिशमेंट ऐसे मिली कि मार्केट में कम से कम 6 महीने लग गए इसको वापस से ठीक होने में, लेकिन ये ठीक हो गया है। फंड्स वापस से आ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी बेहतर आएंगे, इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ठीक नंबर से पहले फंड्स की लिस्ट में है, रडार में है, और एक बड़ा डोमेस्टिक फंड इसके अंदर खरीदारी कर रहा है। हमारा अपना अनुमान है कि इसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। एक तो ये पॉइंट भी है जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, डीलर बस, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। दूसरा पॉइंट, अभी प्रकाश आपको खबर बता रहे थे गैस से जुड़ी हुई कि गैस इंफ्रा को लेकर, एक्चुअली में खबर हमारी उनसे कोरिलेट करती है। खबर मार्केट में ये है कि जो गैस बेस्ड कंपनीज हैं, चाहे वो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस वाली हो, चाहे वो पाइपलाइन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो गैस की ट्रेडिंग करवाती हो, जैसे कि गेल हो गया, जिंदल सौ जो कि पाइप प्रोवाइड करता है, और आईजीएल जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में है, इन्हीं तीनों सेगमेंट की कंपनीज में भी फंड्स की तरफ से कुछ बाइंग है, और ये अच्छी बाइंग हो सकती है, पोजिशनल बाइंग है। और जैसे प्रकाश भी हमको बता रहे थे कि सरकार का रिफॉर्म है, करना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली वही खबर इन शेयर्स के साथ मैच भी हो रही है कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन,
मार्केटिंग, गैस का पाइपलाइन बिछाना, ये सब के सब बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो इसलिए आज की खबर हमारी प्रकाश की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है उसके साथ भी मैच कर रही है। और एक गोदरेज प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पे ठीक नंबर से पहले अच्छी बाइंग है और ये शेयर अपना बेस बना चुका है। 6 महीने बाद अब कंफर्म बेस इसका दिख रहा है, इसलिए वो एक जो सुलझा हुआ फंड है वो मार्केट के अंदर आ रहा है और गोदरेज प्रॉपर्टी से उम्मीद करता है कि 30-40% का गेन आ जाएगा। तो ये आज की 2 अहम खबरें हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 खबरें और इस सेगमेंट का सक्सेस रेट हमारा बहुत अच्छा रहता है, तो व्यूअर्स इन दोनों स्टॉक्स पर ध्यान जरूर, इस सेगमेंट पर और इस पर्टिकुलर स्टॉक पर लिस्टेड से गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ध्यान रखें। चलिए, अब ध्वनि और राजेश से आज के BTST ट्रेड्स भी ले लेते हैं कि बाजार में एक अच्छी खासी रनअप दिख रहा है, लेकिन ये ना भूलें कि फेड का 2 दिन का इवेंट भी आज से शुरू हो रहा है, तो क्या उससे पहले थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग का सोचना चाहिए? ध्वनि, आप क्या यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स ही देंगी, BTST ट्रेड्स होंगे आपके, या आप एक बार के लिए जो गेन्स है उन्हें बुक कर लेना चाहेंगे? क्या दिख रहा है बाजार में? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल जो मेजर कैप्स है जहाँ पे हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो SBI में और इनमें प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी दिखनी शुरू हो गई है, तो वहां पे मेरी एक बार के लिए एग्जिट की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जो नॉन कोरिलेटेड स्टॉक है उसमें देवयानी पे मेरी नजर जाती है, जहाँ पे मैं एक BTST ट्रेड देना चाहूंगी। करंट लेवल से इसमें मोमेंटम कंटिन्यूएशन के जो इसके आसार है वो और स्ट्रांग होते हैं। वीकलीज पे भी इसने एक अपनी सारी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोजिंग दे रहा है, तो इसे फर्दर कंटिन्यू करते हुए देवयानी में आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। इसके आगे जो लेवल इसके अंदर मिलता है तो आप इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ से रख सकते हैं 180 का, और आपका इसके अंदर जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा नीचे की तरफ में तो 166 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अदरवाइज आप जो मेजर स्टॉक्स है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, तो उनमें आप कोई भी पोजीशंस कैरी ना करें, बट स्टॉक स्पेसिफिक जो नॉन कोरिलेटेड स्टॉक्स है उनमें पोजीशंस कैरी करी जा सकती है। ऑलराइट, तो देवयानी इंटरनेशनल आप यहाँ बाय करने की रिकमेंडेशन दे रही है। सरप्राइजिंगली इसी सेगमेंट से, QSR सेगमेंट से, यहाँ तो खैर टेक्निकल मूव दिख रही है आपको। जुबिलेंट फूड में भी आप देखें तो आज दिन भर की मोमेंटम सस्टेन है, लगभग 4% तक की मूव आपको इसी QSR स्पेस में दूसरे स्टॉक से भी देखने को मिल रही है। ठीक है राजेश, आपके क्या होंगे आज के ट्रेड्स, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स आप क्या करेंगे? BTST हैं आपके भी? प्रियंका जी, तो BTST करेंगे और उसमें हमें लगता है NTPC को यहाँ पे BTST किया जा सकता है। काफी समय के बाद स्टॉक में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट लौटा है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक स्टॉक सस्टेन अपट्रेंड दिखाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है NTPC को यहाँ पे 172 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 182, 184 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करना है कैश सेगमेंट से, एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से असाही इंडिया के स्टॉक पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन के बाद अब ऑलमोस्ट 6 से 8 वीक का एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने वीकली चार्ट पे जिस तरीके से ब्रेकआउट बनाया, हमें लगता है असाही इंडिया यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 525-530 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 589 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक BTST में बाय करना है, आपने अभी एविएशन सेक्टर की न्यूज पे अभी चर्चा करी थी, उसमें हमें लगता है इंडिगो को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि दूसरी एयरलाइंस के तकलीफ के चलते ये एयरलाइंस जरूर एक बेनिफिशियरी रहेगी। और हमें लगता है जिस तरीके से बाइंग बन रही है स्टॉक में, ये स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे हमें लगता है सेटअप के हिसाब से 2140, 2150 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से 2050 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है इंडिगो को। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश सर, क्योंकि मेरे को ना 24 घंटे के अंदर 2 बार अनुभव हो चुका है। एक तो कल फ्लाइट का अनुभव, जब मैं गो फर्स्ट पे बैठा मेरे को लगा इंडिगो में बैठता ज्यादा अच्छा होता, और जब आज हम खबर पढ़ रहे थे तब भी मेरे को ऐसा लगता है अगर गो फर्स्ट खराब हो रहा है तो इंडिगो अच्छा हो सकता है। तो आपने इंडिगो बोल भी दिया, शेयर चल भी रहा है, तो कॉम्बो तो खैर है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिगो आप BTST करके जाना चाहे तो कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज और भी है जो राजेश सर ने नोटिस करवाई है, ये 2050 से ना बार बार शेयर फिसलता है, अब फाइनली इसको पार करके जा रहा है और अच्छी खबर के साथ करके जा रहा है पार। खैर आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टाटा स्टील के नंबर आएंगे आज शाम को, नंबर्स कैसे आएंगे फटाफट से समझ लेते हैं, फिर एक ट्रेडिंग कॉल में कन्वर्ट कर देंगे इसको। आशीष बताइए नंबर्स कैसे आ रहे हैं?
सिक्वेंशियल बेसिस पर मजबूत नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से इस क्वार्टर में। इंडिया ऑपरेशंस के नतीजे अच्छे रहेंगे। वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस में अपटिक देखने को मिला, जिसके चलते इंडिया ऑपरेशंस के नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड है, लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में वीकनेस इस क्वार्टर भी देखने को मिलेगी। नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में करीब 5% का अपटिक देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। 9.3% पे मार्जिन एक्सपेक्टेड है फोर्थ क्वार्टर में वर्सेस 7.1% जो कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 220 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। इंडिया ऑपरेशंस की इन पर्टिकुलर बात करें तो रियलाइजेशंस में 3% का अपटिक देखने को मिला, वॉल्यूम्स में 8% का अपटिक देखने को मिल सकता है और इसी के चलते एबिटा पर टन में करीब 23% का अपटिक एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो डिमांड वीक है, जिसके चलते थर्ड क्वार्टर के नतीजे भी कमजोर थे और फोर्थ क्वार्टर में भी वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। एबिटा पर टन यूरोपियन ऑपरेशंस का नेगेटिव $105 पर टन पे आ सकता है वर्सेस नेगेटिव $95 पर टन जो कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। कंपनी के डेट रिडक्शन प्लान्स क्या है, यूके बिजनेस के लिए कंपनी को कितना सपोर्ट मिलेगा यूके गवर्नमेंट का, ये की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। लेकिन ऑल इन ऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में इस क्वार्टर भी कमजोरी देखने को मिल सकती है। रशेषा, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये नतीजों के अनुमान शेयर करने के लिए। आपको याद होगा Q3 में टाटा स्टील की अगर बात करें लॉस रिपोर्ट किए थे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस वक्त इस्तेमाई जब नंबर्स आते हुए दिखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न हो सकती है, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन टाटा स्टील जब नतीजे हम देखते हैं इनके इंडिया ऑपरेशंस और साथ ही यूरोपियन ऑपरेशंस पर भी बात होनी चाहिए। इंडिया ऑपरेशन से प्रदर्शन अच्छा दिखेगा और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि नतीजों पर भी रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यूरोपियन ऑपरेशन से वीकनेस है क्योंकि वहां पर डिमांड में इम्पैक्ट नजर आएगा। टेक चेक लेते हैं। राजेश जी, टाटा स्टील नतीजों से ठीक पहले रिएक्ट तो कर रहा है, 2-2.25% की तेजी और नतीजों से अनुमान भी अच्छे नंबर्स के हैं। तो बिल्कुल मानसी जी, देखिए मेटल स्पेस एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। आज के सेशन में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट अक्रॉस द सेक्टर भी देखने को मिली। टाटा स्टील में अगर हम इंडिविजुअली इसके सेटअप को देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। पिछले दिनों में जो लोअर साइड से एक बेस बना के स्टॉक में रिकवरी बनी है, अपने नियर टर्म 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ तो लौटी है और जिस तरीके के फॉर्मेशन है, हमें लगता है अगर ये स्टॉक 108 के लेवल को होल्ड आउट करता है पोस्ट नंबर, तो यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम आते हुए दिख सकता है और 118-120 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 108 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी किया जा सकता है अहेड ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, तो ये टाटा स्टील पर बिफोर द नंबर्स ट्रेड है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जाने से पहले, क्योंकि टाइटन के भी कल नंबर आने हैं और उस पर भी एक ट्रेड देख लेते हैं कि किस तरह का ट्रेड बनता है। टाइटन में एक मूव पहले आई थी और क्योंकि गोल्ड प्राइसेस लगातार एक हाई सर्च पे हैं और लेकिन अभी फिलहाल एक मेजर ऑफ द मूव हो चुकी है। ये अनुमान है आपके सामने, आप देख रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है कि इनके ये वाई फिगर्स होंगे लगभग 50% के आसपास की बात है। और टाइटन हमेशा हर कैटेगरी में अच्छे नंबर्स पोस्ट करता है। आप जो जितने भी क्वार्टर्स की बात करें, चाहे वो उनके आईवेयर सेगमेंट हो, उनके वॉचेस सेगमेंट हो और ज्वेलरी सेगमेंट हो, टाइटन पर क्या कोई ट्रेड आप लेके जाएंगे ध्वनि? यहाँ पे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, स्पेसिफिकली आज की जो कैंडल बन रही है, हमें एक इनसाइड डे कैंडल मिल रही है। प्रीवियस डे की रेंज को हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ऊपर या नीचे की साइड पे। सो बिफोर द अर्निंग्स एकदम म्यूटेड यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसका जो ब्रेकआउट बनता है तो आप कोई भी इसके अंदर एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो 1680 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, और नीचे की तरफ में आपका इसका जो लेवल रहेगा तो आप 1620 का लेवल वहां पे लगाइए, जिसके नीचे अगर स्टॉक फिसला तो हमें और एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग साइड का बना हुआ है, एक बेस अच्छा बना हुआ है 1620 के पास। सो अगर वो लेवल सस्टेन होता है यहाँ पे और हमें 1680 के ऊपर इसके अंदर मूव दिखता है तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग साइड का ट्रेड कन्वर्ट करा जा सकता है, जहां से 2780 तक का नेक्स्ट टारगेट आता है। राइट, बहुत लल सी मूवमेंट है, यानी कोई ऐसा कोई ट्रेड अभी दिखता नहीं है। देखो ओएनजीसी का जो आज मूव है, क्या आप ये कैरी फॉरवर्ड मूव लेके जाएंगे राजेश? ये सस्टेन करेंगे मूव?
जी बिल्कुल प्रियंका जी, स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी है स्टॉक में। तो हमें लगता है स्टॉक ने 160 के लेवल को होल्ड आउट किया है, तो यहाँ पे बीटीएसटी कैरी किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी समय के बाद ये लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। तो 160-61 के स्टॉप लॉस से बाई होल्ड रखा जा सकता है। अपसाइड में 168 की तरफ अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, आपको अलग अलग स्टॉक्स के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। वाडीलाल इंडस्ट्रीज से डेयरी स्टॉक्स काफी अच्छे से ऊपर आए हैं और 8% ऊपर है। ध्वनि, इसको बीटीएसटी करें कि छोड़ दें? नहीं डिम्पी, डेफिनेटली इसको बीटीएसटी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कहता है कि इसकी जो आरएसआई है वो नीचे की तरफ से आपको एकदम ओवर सोल्ड जोन में चली गई है, वहां से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है और मूव जो है वो प्रीवियस रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम बनती है। इसकी जो एवरेजेस है तो एक मीन रिवर्टिंग को लेकर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इसका बनता है, जहां पे आप 2180 के टारगेट के लिए इसको प्ले आउट कर सकते हैं। तो इसको डेफिनेटली एक बीटीएसटी कर सकते हैं। आप नीचे की तरफ में इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 1960 के नीचे कोई भी एक मूव दिखता है तो आप पोजिशन को एग्जिट करिए, अदरवाइज इसको आप एक पोजिशनल कॉल की तरह भी होल्ड कर सकते हैं। गर्मियों में आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग और उसी का असर है जो कि हम देख रहे हैं वाडीलाल के स्टॉक प्राइस में 8% तक की तेजी। इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ भी रहे हैं, सीजनलिटी फैक्टर है। लेकिन फुटवेयर स्टॉक्स में अविनाश जी, मेट्रो ब्रांड्स और इन पर्टिकुलर फुटवेयर स्पेस सेगमेंट पर ही एक बार आपका नजरिया जानना चाहेंगे, क्योंकि थोड़े कुछ समय पहले नुवामा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। मेट्रो पर तो उनका ये कहना था कि 978 तक के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। स्टोर इकोनॉमिक्स जो है इन कंपनियों के काफी पॉजिटिव हैं, लोन ग्रोथ रनवे है, काफी हद तक नए इनिशिएटिव और नए प्रोडक्ट जो लगातार ये कंपनियां, चाहे फिर बाटा हो, मेट्रो ब्रांड हो या इन्हीं की पेयर्स हो, वो जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही है उसका फायदा मिल रहा है। कैसे देखें इस स्पेस को? देखिए, फुटवेयर स्पेस में कोविड के बाद काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और ये सारे B2C कंपनीज है मानसी, तो डेफिनेटली इनको प्रीमियम मिलता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि वैल्यूएशन बैंड जो है वो फुटवेयर कंपनीज के लिए इसलिए पसंद है क्योंकि ये B2B नहीं बट ज्यादातर B2C वाली बिजनेस मॉडल कंपनीज है। तो मुझे लग रहा है कि दिग्गज में बाटा, उसके बाद मेट्रो, मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स फुटवेयर में कैंपस भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 मिनट रह गए मार्केट क्लोजिंग होने में। मैं ज़्यादा नए शेयर्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमने कल परसों में आपके सामने चीज़ें रखी है ना, उसमें से एक चीज़ पता करता हूँ है टेक्सटाइल वाले शेयर्स। आपको ध्यान है इन सब के बारे में हमने बाकायदा एक स्पेशल शो करके भी आपके सामने पॉइंट्स रखे थे, और उसमें आप देखो इंडो काउंट आज करीब 20 रुपये ऊपर, वेल्सपन इंडिया, TCNS क्लोथिंग, ये सभी ऊपर है। राजेश सर, एक कैश का शेयर आपसे पूछूं क्या? आप जरा एक वेल्सपन इंडिया को चेक करोगे, 100 रुपये के आसपास का है, ये 14% ऊपर है। तो डिम्पी जी, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी है स्टॉक में, और अगर इसको डेली मंथली चार्ट पे भी देखें तो मंथली चार्ट में ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने के रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने नीचे लोअर साइड पे एक बेस बना के अब ये जो रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे 95 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 95 के लेवल को अगर नहीं ब्रेक डाउन करता है लोअर साइड पे, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 115 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। चलिए, टेक्सटाइल शेयरों में तेजी भी है और इस तेजी का कह सकते हैं डायरेक्शन तो हमने पिछले हफ्ते ही आपको सजाया था, क्योंकि हमारी जो मार्केट गपशप सेगमेंट हम हर फ्राइडे लेकर आते हैं, उसमें टेक्सटाइल सेगमेंट पर विस्तार से बातचीत की थी और तब से हमारे रेडार पर था ये स्पेस। IRFC पर क्विकली एक राय लेना चाहेंगे। ध्वनि, आप बताइए, 6-6.5% के आप मूव, रेलवे स्टॉक्स तो लगातार फोकस में है। तो यहाँ पे अगर IRFC की बात करते हैं तो मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है और ये फर्दर कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसकी जो ओवरऑल डायरेक्शनल इंडेक्स भी है वो हमें 35 के ऊपर देखने को मिल रही है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। करंट लेवल से भी आप इसके अंदर पोजीशंस न्यू बिल्ड कर सकते हैं, बट ज्यादातर जिनके पास पोजीशन है उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इसके अंदर 36 तक होल्ड करिए, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और जो न्यू पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:1 का बनेगा। आपको नीचे की तरफ में 32.40 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ये पोजीशन करंटली आप BTST के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, और जिनकी फ्रेश बाइंग है उनको 1:1 के रेशियो के साथ इसको कैरी करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब सिर्फ 1.5 मिनट के आसपास से मार्केट क्लोजिंग का पूरा एक्शन बता रही है आपको प्रियंका वॉल से। प्रियंका, बताएं आप।
बिल्कुल शुक्रिया डिम्पी। देखिए आज दिन भर आपको एक तेजी का मूव जो मिला गैप अप में वो सस्टेन्ड भी करा। हम खुले ही 18,100 के ऊपर और उसके 18,000 के ऊपर खुले, दूसरा दिन था ये, और आप ये मूव देखें तो सस्टेन्ड रही है। हालांकि थोड़ा सा बाजार ऊपर से जरूर नीचे आएगा निफ्टी में, लेकिन आप बैंक्स की मूव देखें, सेक्टर्स में एनर्जी पैक की आप मूव देखें, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, क्योंकि जहाँ नैस्डैक स्टॉक्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स चल रहे हैं ग्लोबली, इंडिया में भी आपको ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट्स में भी आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक रिबाउंड दिखा। मिड कैप में जहां भी नंबर्स का एक अच्छा इंपैक्ट आ रहा है वहां पर तो मूव है ही। दूसरी पॉकेट्स को देख लेते हैं जहां न्यूज का इंपैक्ट रहा, क्योंकि ओएनजीसी इनफॉल टैक्स के चलते आपको ओएनजीसी, रिलायंस, इनमें आपको एक बढ़त दिखी। हालांकि क्रूड भी नीचे है, वो एक और जीआरएम्स नीचे आए हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर इनके लिए एनर्जी पैक के लिए विंडफॉल का रहा और आपने इस स्पेस में मूव देखी है जो सस्टेन रही। उसके अलावा टेक महिंद्रा दूसरा बड़ा गेनर रहा। आईटी पैक में ऑलमोस्ट आप सारे स्टॉक्स देखेंगे नंबर्स बुरे नहीं आए और नंबर्स के बाद मूव्स भी मिली हैं, सिर्फ अगर आप इन्फोसिस को छोड़ दे तो। एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में आपको फिर से मूव दिखी, तो एक्चुअली वो जो गैप बना था वो कहीं ना कहीं फिल हो गया। आज भी एचडीएफसी लाइफ जो है वो बड़ा गेनर रहा, नंबर्स के बाद का एक रिएक्शन आया था। टाटा स्टील के नंबर्स है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल पैक में आपको इनफैक्ट आज तेजी दिख रही है। मेटल स्पेस में बहुत ऑन एंड ऑफ मूव रही है, सस्टेन मूव्स नहीं रही है, लेकिन अब नंबर्स, टाटा स्टील के नंबर्स आने हैं और साथ ही पूरा स्पेस कहीं ना कहीं मेटल में रोल ओवर फिगर्स भी अच्छे थे, तो इस स्पेस को जरूर वॉच आउट करना चाहिए। लूजर्स में आज कहाँ हीरो मोटोकॉर्प, वहां पर थोड़ा सा सेल्स इंपैक्ट जरूर आपको दिख रहा है। टॉप लूजर है इस वक्त। दूसरे जो स्टॉक्स हैं जहां पर सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, अल्ट्राटेक में अच्छी खासी मूव पीछे आ चुकी थी, नंबर्स के बाद वहां पर भी आप देखें तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और साथ ही भारतीय एयरटेल भी आज प्रेशर में है। तो ये तो निफ्टी के गेनर्स हुए। अगर हम बात करें इसी तरह से मिड कैप गेनर्स में, तो पीएसयू स्पेस, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव आपको दिखाई दे रही है। दूसरे स्टॉक्स इंडिया मार्ट में नंबर्स के बाद वहां आपको स्ट्रांग मूव दिख रही है। होटल स्टॉक्स में अच्छी मूव है। सब पॉकेट्स बहुत सारी हैं जहां पर आपको अच्छी मूव दिख भी रही है। गैस काउंटर्स हो, होटल स्टॉक्स हो, पेपर, अभी हम डेयरी स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो सब सेक्टर्स हैं वहां पर आपको अच्छी मूव। मिड कैप लूजर्स में लास्ट वीक आपको याद होगा जितने भी न्यू एज स्टॉक्स, इसमें डिलीवरी जिस स्टॉक्स में मूव थी वो आज टॉप लूजर्स हैं और दूसरे कुछ स्टॉक्स जो है वो ऑटो एंसिलरी से मदरसन जैसे स्टॉक्स में है जहां पर आपको थोड़ी सॉफ्टनेस दिख रही है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेशन था, ग्लोबली फैक्टर्स सपोर्टिव थे, बाजार में हमारे अपने ब्रेकआउट लेवल स्ट्रॉन्ग थे, जिसके बाद आपने देखा कि 18,000 के बाद की मूव सस्टेन्ड भी हुई हैं आज। और बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक नंबर्स अच्छे लगातार, जहां जहां कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं वहां पर आपको पूरे सेक्टर पर एक रब ऑफ दिखाई दे रहा है। 2 दिन का अब फेड का इवेंट होगा आज और कल। उससे पहले क्या किसी तरह के जिटर्स ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल सकते हैं, ये कल इस पर पता चलेगा। फिलहाल शो को यही वाइंड अप करते हैं। ध्वनि और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया और आपने ये सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।